नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां रोहिणी के कोर्ट नंबर 2 में शूट आउट हुआ है। इसमें एक गैंगस्टर की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर बताया जा रहा है, जिस गैंगस्टर पर हमला हुआ उसकी पहचान जितेंद्र उर्फ गोगी के रूप में हुई है। उसे 2 साल पहले गुरुग्राम से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। गैंगस्टर पर हमले के फौरन बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हमलावरों पर गोली चलाई और 2 गैंगस्टर्स को मार गिराया। इस मामले में गैंगस्टर समेत अब तक कुल 3 लोगों की मौत हुई है। एक महिला वकील को भी गोली लगी है। टिल्लू ताजपुरिया गैंग पर इस हमले का शक है। गोगी दिल्ली और एनसीआर का कुख्यात गैंगस्टर था। दिल्ली और हरियाणा में मिलाकर उस पर 6 लाख का इनाम घोषित था। गोगी का एक और साथी फज्जा इस इनकाउंटर में मारा गया था। 2020 में गोगी की गिरफ्तारी के वक्त उससे भारी तादाद में हथियार और गोलियां मिली थी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से राजधानी दिल्ली में, पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके में शूट आउट हुआ। अदालत के अंदर कोर्ट में पेशी हो रही थी उस समय गैंगस्टर की, और पेशी के दौरान गैंगस्टर पर फायरिंग हुई। वकील की वेशभूषा में आए थे, वकील की वेशभूषा में आए थे हमलावर। कोर्ट में फायरिंग की इस घटना के बारे में हमने कुछ ही देर पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से बात की। आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। तो इस वक्त दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अस्थाना साहब, पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अब तक अपडेट है क्या इस शूट आउट को लेकर। जितेंद्र गोगी जो गैंगस्टर जिनको आज प्रोड्यूस किया था कोर्ट में, वो एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन रैकेट रन करते हैं। उनको पुलिस ने पहले अरेस्ट किया था। प्रोडक्शन के टाइम पे आज उनके ऊपर फायरिंग की गई। जो लोग फायरिंग कर रहे थे वो लॉयर्स की यूनिफॉर्म में थे। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए काउंटर फायरिंग करके दोनों को वही मार गिराया है। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये दोनों लोग मारे गए हैं और जितेंद्र गोगी भी, उनको सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में ले जाया गया है। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन अभी आएगी देन आई विल अपडेट यू। थैंक यू। नहीं अस्थाना साहब, बस एक सवाल, इस गोलीबारी में वकील जो कोर्ट के अंदर वकील भी थे, बाकी किसी लोगों को भी चोट पहुंची? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक और अस्थाना साहब, जी जी तो दिल्ली और इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली की रोहिणी कोर्ट। तंसीम हैदर मेरे सहयोगी हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा। शम्स ताहिर खान हमारे साथ हैं यहाँ आज तक के स्टूडियो में। हिमांशु, सबसे पहले आप बताइए इस समय वहां पर क्या स्थिति है? जो लोग मारे गए हैं, जो 2 गैंगस्टर्स मारे गए हैं, उनकी क्या पहचान हो गई है? बिल्कुल, देखिए उनकी पहचान हो गई है और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि ये गेट अब बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं, ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की जा चुकी है। गौरव, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो दोनों हमलावर आए थे वो यहाँ आए कैसे थे, गाड़ी से आए थे, बाइक से आए थे, उनके साथ कितने लोग थे, और दूसरी चीज इसके पहले क्या रेकी की गई थी। क्योंकि जो हमारी यहाँ पर बात हुई है, वकील के ड्रेस में वो आए थे और वकील जब यहाँ पर आते हैं तो वकीलों की उस तरीके से जांच नहीं की जाती है जिस तरीके से अगर आम आदमी कोई दूसरा यहाँ पे कोर्ट में पहुँचता है, और उनकी एंट्री भी अलग है। गौरव, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो गेट नंबर 4 पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए ये केवल अधिवक्ताओं एवं स्टाफ की ये एंट्री है, तो उनकी एंट्री अलग है। हालांकि यहाँ पर भी मेटल डिटेक्टर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। आप देखिए हाथ में भी वो लेके खड़े हैं। अभी तो एक बाहर भी खड़े हैं, अंदर भी खड़े हैं, लेकिन चूक हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों का कहना है, जो वकील हैं यहाँ पर, उनका ये कहना है कि अधिवक्ताओं की उस तरीके से यहाँ पर चेकिंग नहीं की जाती है और शायद बदमाशों ने रेकी की थी इस चीज़ की।
तैयारी कितने पहले से की गई थी, ये सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। टिल्लू गैंग से इसकी काफी पुरानी जो जितेंद्र गोगी है उसकी दुश्मनी थी, तो क्या टिल्लू गैंग है, क्योंकि पहला अंदेशा जो है उसी के ऊपर जताया जा रहा है। लेकिन दिल्ली के जो गैंगस्टर हैं उनकी ये गैंगवार बढ़ते बढ़ते दिल्ली के कोर्ट रूम तक पहुंच जाएगी, इसका अंदेशा शायद ये किसी बहुत को भी बड़ी नहीं बात था। आपने की और यही मैं वजह है शम्स कि ताहिर शायद खान दिल्ली से इस पुलिस पर जो सात चर्चा करना पुलिस चाहूंगा। कर्मी ये जो पूरा गैंग है, शम्स पहले हमें ये बताइए कि ये जितेंद्र गोगी ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन का रैकेट, जैसा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आपको बताया, कौन है ये गैंगस्टर, क्या है इसका बैकग्राउंड और इसको मारना इतना जरूरी क्यों था राइवल गैंग के लिए? गौरव, ये जो गोगी है इसके ऊपर करीब आप यही देखिए कि कितना खतरनाक था कि 4 लाख रुपए दिल्ली पुलिस ने और 2 लाख रुपए हरियाणा पुलिस ने इस पे इनाम रखा था। दिल्ली के ही अलीपुर इलाके का रहने वाला है। इसके ऊपर एक्सटॉर्शन, मर्डर, ज़मीन हड़पना, गैंग चलाना, ये सारे करीब दर्जन भर से ज़्यादा मामले दर्ज थे। 2016 में इसको गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन ये पुलिस कस्टडी से भाग गया था। फिर 2020 में इसको गिरफ्तार किया गया और इसकी जो दुश्मनी है बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसी है। इसकी दुश्मनी है टिल्लू ताजपुरिया, एक गैंग है और इनकी कहानी शुरू होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जब दोनों पढ़ते थे तो श्रद्धानंद कॉलेज के दोनों स्टूडेंट थे। स्टूडेंट्स यूनियन से इनकी पहली दुश्मनी शुरू हुई, बहुत करीब 10-12 साल हो चुके इस बात को। तो टिल्लू ताजपुरी और इनके बीच श्रद्धानंद कॉलेज से दुश्मनी शुरू हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इसके बाद इन दोनों के बीच में 2016 से 20 तक करीब 20 ऐसे गैंग वॉर हुए, जिसमें करीब 8 से 10 लोग मारे गए। सबसे बड़ा, अगर आज के इस इंसिडेंट को हम छोड़ दें तो एक बुराड़ी में इनकाउंटर, दोनों गैंग के बीच में एक गैंग वॉर हुई थी जिसमें 3 लोग मारे गए थे। तो टिल्लू ताजपुरी और गोगी, इनकी दुश्मनी कॉलेज के ज़माने से और ये दुश्मनी आज भी चली आ रही। दोनों एक दूसरे पे हमेशा हमला करने की कोशिश करते हैं और दिल्ली पुलिस में इन दोनों के इस गैंग वॉर के लेकर बहुत सारे मामले दर्ज हैं। हालांकि जब ये गिरफ्तार हुआ स्पेशल सेल के जरिए, गुरुग्राम से पकड़ा गया था गोगी, उसके बाद इसको जेल में रखा गया। लेकिन यही है कि अभी भी जेल से ये पूरा एक ऑर्गेनाइज क्राइम चलाता है, गैंग चलाता है और ये कोई नई बात नहीं। जितने भी गैंग्स हैं आप देखें, बड़े बड़े जो क्रिमिनल है, गैंगस्टर हैं, वो बड़ी आसानी से जेल के थ्रू बैठकर जेल में मोबाइल से अपना गैंग चलाते हैं और वही हाल इसका था। और आज पेशी थी, पहले से रेकी थी। 2 लोगों को वकील के भेस में भेजा गया क्योंकि उन्हें मालूम था कि कोर्ट के रूम में, इवन जज के कमरे तक आप वकील के यूनिफॉर्म में आसानी से जा सकते हैं, लेकिन हथियार के साथ कोर्ट रूम में और कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर एंट्री करना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ी लापरवाही थी। सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक। और क्या इसके बाद अब जो वकील भी अदालतों में जाएंगे उनकी फ्रिस्किंग अनिवार्य जरूरी हो जाएगी? क्योंकि हिमांशु, यहां पर इस समय अगर हम स्थिति देखें तो बिना रेकी के यह संभव नहीं हो सकता कि वो अपने हथियारों के साथ वकील की वेशभूषा में आए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी चेकिंग नहीं होगी। अब क्या बता रही है पुलिस आपको? हम हिमांशु से एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। एक फोन हमारा कट गया है, लेकिन शम्स, आप और मैं अरसे से क्राइम और कोर्ट कवर करते थे। पत्रकार जब जाते हैं, जो आम आदमी जब जाता है, उसकी बाकायदा चेकिंग होती है, मोबाइल फोन बाहर रखा लिया जाता है, लेकिन जब वकील जाते हैं तो उनकी कोई चेकिंग नहीं होती। ये इसी चीज़ का फायदा उठाया जाता है। 2 चीज़ें हैं गौरव, एक आपको याद होगा, जितने भी क्रिमिनल जिनकी पेशी होती है जेल में अलग अलग जब लाया जाता है, वो बाकायदा पूरी एक सिक्योरिटी के जरिए उनको लाया जाता है, जेल वैन में लाया जाता है। इवन कोर्ट के परिसर के अंदर उनका कमरा अलग होता है। जब तक उनका वक्त नहीं होता कोर्ट में पेश होने का, तब तक वो लॉकअप में ही रहते हैं कोर्ट के अंदर। फिर लॉकअप से उनको कोर्ट रूम तक लाया जाता है। वहाँ पे थोड़ी सी सुरक्षा जो है वो कम होती है, जो बाहर के मुकाबले होती है, क्योंकि लगता है कि अब एक बार कोर्ट परिसर में दाखिल हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनके ऊपर लगातार थ्रेट होता है, बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, उनके आगे पीछे उस वक्त भी होते हैं, लेकिन जैसे ही आप चैम्बर में, जज के कमरे में दाखिल होते हैं, उसके बाद ये सारी सुरक्षा बाहर की तरफ ही रह जाती है। और यही फ़ायदा उठाया। उन्हें मालूम है कि वकीलों की कोई तलाशी नहीं होती, वकील आसानी से वकील के यूनिफॉर्म में आप दाखिल हो सकते हैं। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली के ही 2 कोर्ट में इसी तरीके से वकील के भेस में फायरिंग हो चुकी है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जब ये मालूम है और गोगी और ख़ासतौर पर ताजपुरिया गैंग के बीच की राइवलरी भी मालूम है, तो क्या इस जगह को, जहाँ पे आप कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर लॉकअप से कोर्ट रूम तक ले जा रहे हैं, वहाँ पे जितनी सुरक्षा होनी चाहिए थी वो नहीं थी। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आप जब मेटल डिटेक्टर से लेके तमाम पुलिस वाले होते हैं, और अंदर भी सुरक्षा और भी इसलिए होती है कि जज की भी सुरक्षा होती है, जो वकील हैं कोर्ट की ड्यूटी में, उनकी भी वहाँ पे
तैनाती होती है, उसके बावजूद इस तरीके से हथियार कर ले जाना, ये नहीं कि आप एक पिस्टल और 2 पिस्टल ले गए और आपने बस 6 गोली चलाई और चले। अगर 30 से 40 राउंड फायरिंग हो रही है तो इसका मतलब है हथियार, कारतूस कितने बड़े पैमाने पर वहां पर पहुंचा, और ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसमें कौन कौन और भी शामिल है? हिमांशु, क्या पुलिस अभी इसका अंदाजा लगा पा रही है कि कितने गैंगस्टर आए? 2 को तो उन्होंने मार गिराया, इस तरह की बात दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन क्या और उनके साथ उनके स्पॉटर भी थे, उनके साथ और साथी भी थे? क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जब भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है उसमें साथ में और लोग होते ही होते हैं, और यहाँ पर जो चीजें दिख रही हैं, जिस तरीके की तैयारी गौरव नजर आ रही है कि पहले रेकी की गई होगी, क्योंकि पुलिस कितनी होती है, कहाँ पर उन्हें ले जाएंगे, और दूसरी चीज वकील के ड्रेस में आना, क्योंकि वकीलों की उस तरीके से यहाँ पर चेकिंग नहीं होती है, इसलिए वकील के ड्रेस में आए, ठीक वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर जितेंद्र गोगी होता है। शायद पुलिस जो है अंदर उस तरीके से चौकन्नी नहीं रही होगी, क्योंकि एक तो वो जो वकील हैं उन्हें देख करके वो सतर्क नहीं हुई हुई थी, क्योंकि जब वो बेहद करीब पहुंच गए, खबर ये है कि बेहद पास पहुंच करके उन्होंने अचानक से जितेंद्र गोगी के ऊपर फायरिंग शुरू की, और जब तक पुलिस की टीम संभलती, कोई एक्शन ले पाती, कोई कार्रवाई कर पाती, तब तक उन्होंने 3 से 4 गोली बेहद करीब से जितेंद्र गोगी के ऊपर मार दी, और उसके बाद फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। अब पुलिस जो तमाम सीसीटीवी हैं जो इस पूरे कोर्ट परिसर के आसपास के दूर के सभी को उसकी जांच कर रही है, और सिर्फ आज का नहीं, आगे के भी जांच होंगे, पहले के भी जांच होंगे कि ये लोग किस रास्ते से आए थे। सिर्फ कोर्ट परिसर के ही नहीं, यहाँ पे गौरव जो आसपास के रूट है कि कौन से रूट से किस गाड़ी से वो लोग आए, तो ये पूरा एक बनाए वो नेटवर्क किस तरीके से काम किया था, कौन कौन लोग शामिल थे, इसके लिए जो आसपास के सीसीटीवी से ये देखा जाएगा कि किस रूट से आए थे। और इसके लिए जो दोनों आरोपी मारे गए हैं अंदर, जो हमलावर थे, उनकी पहचान हो गई है, उनके जो तमाम किस गैंग से जुड़े थे, जो पुलिस का नेटवर्क है उसके जरिए ये पता लगाया जा रहा है। दूसरा, जो टिल्लू गैंग के जो क्रिमिनल्स हैं, जो उनके अभी जो मूवमेंट थी उसके बारे में पता लगाया जा रहा है, क्योंकि पहला शक, पहला अंदेशा टिल्लू गैंग पर था, और पुलिस को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि टिल्लू गैंग के लोग इस तरीके का कदम उठा सकते हैं, लेकिन पहले तो शक ही था शाम के अंदर ऐसा कदम उठा लेंगे जी, इसका शायद अंदाजा पुलिस को नहीं, क्योंकि ये हम फिल्मों में देखते थे, मतलब वो जॉली एलएलबी टाइप पिक्चरें अगर आप देखें तो उसमें अदालत में गोली चलती है, और यहां पर तो जज के सामने पेशी हो रही है और उसमें अंधाधुंध फायरिंग, 1-2 नहीं, जैसा आपने बताया 35 से 40 राउंड फायरिंग यहां हुई। तो शम्स, अदालत की सुरक्षा पर सवाल, पुलिस पर सवाल, सिक्योरिटी पर सवाल, और साथ ही साथ उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज। ये टिल्लू ताजपुरिया गैंग, इनकी और ये जो गैंगस्टर मारा गया जितेंद्र गोगी, इनकी राइवलरी की वजह क्या है? कॉलेज के टाइम से दुश्मनी थी, लेकिन ये राइवलरी की वजह बताऊं गौरव, एक और जो इन्फॉर्मेशन आ रही वो ये है कि ये जो दोनों हमलावर थे, जब रोहिणी कोर्ट में उन्हें मालूम था कि आज इनकी पेशी जो है वो लंच के आसपास होने वाली है, ये दोनों गोगी के कोर्ट रूम में आने से पहले उस रूम नंबर 207 में पहुंच चुके थे जहां पे पेशी होनी थी, और वकील के भेस में पहले से ही कोर्ट रूम में बैठे हुए थे। इसके बाद जैसे ही गोगी को वहां लाया गया, मौका देखते ही उन्होंने अपने वेपन निकाले और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो दोनों हमलावर पहले से कोर्ट रूम में बाकायदा उस जज के कमरे के अंदर मौजूद थे। अब ये अभी कंफर्म नहीं है कि उस वक्त तक जज साहब अपनी सीट पे बैठ चुके थे, अगर बैठ चुके थे तो फिर शायद ये वो शूट आउट होगा जो एक जज के सामने हुआ है। पहली चीज़, गोगी कितना खतरनाक और चालाक है, इसकी एक और भी कहानी है कि जब ये मार्च में गुरुग्राम से पकड़ा गया सेक्टर 83 से, तो कहते हैं कि स्पेशल सेल की टीम ने इसे घेर लिया था, और इसके बाद उसे ये डर था कि उसका एनकाउंटर होगा, और इसी दौरान उसने मोबाइल पे वीडियो बनाया और ये कहा, एक तरह से वायरल किया था कि हम और मेरे 2 और साथी हैं, हम लोग सरेंडर करना चाहते हैं, पुलिस एनकाउंटर कर देगी, और ये देखिए हमारे पास कोई हथियार नहीं है। और कहते हैं कि शायद उस वीडियो की वजह से उसका फिर वो अरेस्टिंग बन पाया, वरना उस दिन एनकाउंटर भी हो सकता था। और इनका जो अपराध का रिकॉर्ड है, मतलब 6 लाख रुपए के इनामी है, जितेंद्र गोगी 6 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, इसका और वो जो टिल्लू ताजपुरिया गैंग है उसका काला जठेड़ी गैंग, विदेशों में बैठे गैंग से भी इनका नाता था। तो क्या ये कि अंतरराष्ट्रीय गिरोह था जो एक्सटॉर्शन में शामिल था? इनकी जो दुश्मनी थी कॉलेज से शुरू हुई, लेकिन कहते हैं कि दुश्मनी की जो सबसे ज्यादा बुनियाद पड़ी वो थी
अलीपुर हरियाणा का वो जो इलाका है वहां पर गुरुग्राम, यहाँ पे जमीन कब्जाने को लेकर जो भी ऐसी विवादित जमीन हुआ करती थी उस जमीन पे कब्जा करने को लेकर इनकी दुश्मनी शुरू, क्योंकि दोनों गैंग, कई बार ऐसा हुआ कि एक ही जमीन पे इन्होंने दावा ठोक दिया। फिर धीरे धीरे कौन गैंग कितना ज्यादा ताकतवर है, इसके अलावा दिल्ली और हरियाणा के जो बड़े बड़े गैंगस्टर थे उनके साथ किसकी नजदीकी है, तो एक दूसरे से बड़ा अपने आप को दिखाने की इनकी जो लड़ाई थी स्टूडेंट्स यूनियन से शुरू होती है, श्रद्धानंद कॉलेज से, और फिर ये क्राइम के रास्ते पे चलते हुए जमीन हड़पना, दूसरे गैंग को नीचा दिखाना, दूसरे गैंग को कमजोर करना, अपने गैंग को ज्यादा, और वसूली, क्योंकि बहुत सारे जो बिल्डर थे और इस तरह के लोग थे उनसे वसूली को लेकर भी ये लोग कई टकराए। तो इनकी बुनियाद जो दुश्मनी की थी वो धीरे धीरे बढ़ी और करीब कहते हैं कि 2016 से 20 तक ऐसे 20 इन दोनों गैंग के बीच में शूट आउट हुए, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, जिसमें सबसे बड़ा शूट आउट था वो जो बुराड़ी में हुआ था और उसमें 3 लोग मारे गए थे दोनों तरफ से। तो पुलिस को भी इनकी दुश्मनी मालूम थी, पुलिस को ये भी पता था कि कभी भी हमला हो सकता है, और उसके बावजूद आज रोहिणी कोर्ट में जो कुछ हुआ, इसीलिए फिर ये बात आ रही है कि क्या पुलिस के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्या पुलिस ने फिर तजपुरिया गैंग को हल्के में लिया, और क्या जिस तरीके से गोगी को कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था इवन रूम तक, उसमें कहीं कोताही बरती गई। आमतौर पर यह प्रक्रिया रहती किस तरह है? जब किसी अक्यूज को पुलिस जज के सामने पेश करती है तो अक्यूज को पहले तो हथकड़ी पहनाई जाती थी, फिर यह रहा कि हथकड़ी पहनाना या रस्सी बांधना अमानवीय है। अब किस तरह से पेशी होती है और उसकी सुरक्षा, उस पर दूसरा पक्ष हमला ना कर दे, इसके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं? देखिए, जो जेल से जब कोर्ट में लाया जाता तो जेल की अपनी सिक्योरिटी पूरी स्टाफ है, वो उनको जेल वैन में लेकर कोर्ट तक लेकर आते हैं। कोर्ट में चूंकि लाते ही कोर्ट रूम में पेश किया नहीं जाता तो हर कोर्ट के अंदर एक लॉकअप होता है जहां पे उन कैदियों को रखा जाता है और बाकायदा उनकी निगरानी होती है, उनके साथ पुलिस वाले होते हैं, हथियारबंद पुलिस वाले होते हैं, और जो इस तरह के खतरनाक क्रिमिनल होते हैं उनके लिए कोर्ट से बाकायदा परमिशन होती है कि उनको हथकड़ी या रस्सियां वो बांध कर लाएंगे और रखेंगे, क्योंकि कई बार भागने की कोशिश होती है। तो कुछ मामलों में हाँ, जज के सामने अगर आप हथकड़ी में ले जाते हैं वहां पे थोड़ी सी बंदिश है, लेकिन जज के सामने से पहले आप हथकड़ी, रस्सियां सब कुछ बांध कर ले जाते हैं। लॉकअप के बाद जैसी बारी आती है कि इतने बजे या इतना लिस्टेड नंबर है इस केस का, उसके बाद कोर्ट में पहुंचना है, तो वहां से भी उनके साथ सुरक्षा गार्ड चलता है, और वो वही जो जेल से लेकर आया है फिर वो लेकर जाता है, और उसके बाद अंदर ले जाके जहाँ पे भी अगर उसकी बारी आ गई है तो फिर वो वहाँ विटनेस बॉक्स या जो अक्यूज का होता है वहाँ पे खड़ा कर देते हैं, और या फिर वो पीछे खड़े रहते हैं, और जैसे ही फिर उनकी बारी आती है सुनवाई होती है। लेकिन कोर्ट रूम के अंदर भी पुलिस वाले मौजूद होते हैं, यानी आज जब शूट आउट हुआ होगा तब भी पुलिस वाले जिनकी जिम्मेदारी थी गोगी को और उसके साथी को वहां लेकर पेश करना, वो वहां मौजूद होंगे। लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि ये मालूम था कि गोगी की पेशी, और इसीलिए वकील के यूनिफॉर्म में 2 लोग पहले से ही उस कोर्ट रूम में जाकर बैठ गए। जैसे उन्हें मौका मिला उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। और हिम्मत देखिए इन दोनों हमलावरों की। वकील के कपड़ों में अदालत के अंदर घुसे, जानते हैं वकीलों की फ्रिस्किंग नहीं होती, अदालत के अंदर, कोर्ट रूम नंबर 206 में अंदर घुसे और कोर्ट रूम के अंदर जाके गोली मारी। बाहर से फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जो सुरक्षा कर्मी थे, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखें तो वो अपनी असॉल्ट राइफल निकालकर फिर पुलिस वालों ने वहां पर गोली चलाई, जिसमें 2 हमलावर मारे गए। क्या हिमांशु एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं? हिमांशु, क्या वकीलों की सुरक्षा, वकीलों की फ्रिस्किंग अब शुरू होगी? क्योंकि अब इस तरह का यह संभवतः तीसरा मामला है जब कोर्टरूम में दिल्ली में गोली चली है। जी बिल्कुल, देखिए इस तरीकों को लेकर के हमने जब यहाँ पर वकीलों से बात की थी तो वो उनके मन में एक घबराहट भी देखने को आया था। हम कुछ वकीलों से बात करते। क्या नाम है आपका? हिमांशु सक्सेना। हिमांशु जी, एक बात बताइए कि अभी आप लोग जब आते थे तो किस तरीके की चेकिंग वकील की होती आप लोग? अगर हम किसी व्हीकल से नहीं आ रहे हैं, अगर हम अपना व्हीकल बाहर खड़ा कर रहे हैं या मेट्रो से आ रहे हैं, तो ये गेट है हमारा, यहाँ से एंट्री होती है, और कोई सस्पेंशन लगता है तो हमें अपना आईडी दिखाना होता है, हम आईडी दिखा के हम अंदर जाते हैं। कोई ऐसी फिस्टिंग नहीं है ये बार मैं बिल्कुल इस चीज का कहूंगा कि फिस्टिंग नहीं है कि वकील जाते हैं अंदर। आपको क्या लगता है जिस तरीके की ये बात? मेरा भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से और हाई कोर्ट से यही अपील है कि जैसे हाई कोर्ट में जो और सुप्रीम कोर्ट में एंट्री होती है, हर गेट पे गार्ड्स लगे हुए हैं, एंट्री के लिए प्रॉपर मैंडेटरी है वहाँ कि आपको आईडी शो करना ही करना है। अगर आप क्लाइंट, आप इंटर्न है, इफ यू आर नॉट लॉयर, इफ यू आर इंटर्न और डूइंग लॉ, उसके बावजूद आप ड्रेस में भी हैं अगर,
तो भी आपको अपना एंट्री पास बनाना पड़ता है। अगर आप एंट्री पास बनवाओगे तो ही एंट्री होगी, वहाँ बाकायदा आपकी डिटेल ली जाती है, आपकी फोटो खींची जाती है, तब आपकी एंट्री होती है कोर्ट में। उसके कोर्ट में जाने के बाद भी कोर्ट रूम में जब जाते हैं वहाँ पर भी चेकिंग होती है। तो देखिए किस तरीके की सुरक्षा बड़े कोर्टों में है, लेकिन लोअर कोर्ट में यहाँ पर जब ये लोग आते हैं, इनका कहना है कि फ्रिस्किंग नहीं होती। अगर पैदल आते हैं तो ये एंट्री, जो कि मैं पहले भी आपको बताया था, इसी एंट्री से वो लोग जाते हैं। और एक तरीके से जो ये स्टाफ होता है आमतौर पे जल्दी बदला नहीं जाता, तो ज़्यादातर चेहरे जो हैं यहाँ पर घरों वो फेमिलियर हो जाते हैं जी। लेकिन जिस तरीके से आज की ये वारदात हुई, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो गनीमत रही कि चूंकि कोरोना की वजह से लोग ज्यादा कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, ठीक, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट रूम के अंदर गोली चली है राजधानी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये राजधानी दिल्ली की अदालतों की सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां, देखते रहिए आज तक। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की रोहिणी की अदालत की कोर्ट नंबर 206 की है, जिसमें अब से थोड़ी देर पहले जबरदस्त शूट आउट हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ये शूट आउट, 2 हमलावर जो वकील के कपड़े पहनकर आए थे, उन्होंने गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी पर गोली चला दी। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोगी पर गोली चलाई। पुलिस के मुताबिक मौके पर ही उसकी मौत हो गई। टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने किया शूट आउट। उसी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अदालत में ही 2 हमलावरों को मार गिराया। क्या इसमें और लोग शामिल थे, इसकी अभी पड़ताल चल रही है। घायल अवस्था में पुलिस के मुताबिक गोली लगने के बाद तीनों को कोर्ट से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 3 लोगों की मौत हुई है, एक गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी और 2 हमलावर जो वकील के कपड़ों में आए थे। उनके साथ इतने हथियार, इतनी गोलियां थी कि पुलिस के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक 35 से 40 राउंड गोली चली दिल्ली की रोहिणी अदालत में। और यह बड़ा प्रश्न उठाते हैं दिल्ली के कोर्ट्स की सुरक्षा पर, और इस पर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि यह प्रश्न अब विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि क्या है दिल्ली की सुरक्षा कि अदालत में गोलियां चल रही हैं। मेरे सहयोगी शम्स ताहिर खान हमारे साथ हैं, रोहिणी की अदालत से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शम्स, जैसा आम आदमी पार्टी ने भी प्रश्न उठाया है, संजय सिंह ने प्रश्न उठाया है कि आखिर कहां है इस समय दिल्ली में, अगर गृह मंत्री की बात की जाए तो सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न है ये। देखिए, राजनीति से अलग मैं इसकी बात करूं सुरक्षा को लेकर, और जेल के जो कायदे कानून हैं और पुलिस जिस तरीके से किसी क्रिमिनल या किसी अक्यूज को पेश करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस सुरक्षा में भारी चूक है। और सबसे बड़ी बात जो गौरव मेरे पास खबर आ रही है वो ये है कि जिस वक्त ये शूट आउट हुआ रोहिणी कोर्ट के कोर्ट नंबर 207 में हियरिंग चालू थी, यानी सुनवाई जारी थी, और इसका मतलब ये हुआ कि जज साहब अपनी सीट पर बैठे थे। मुझे नहीं याद आता कि हिंदुस्तान में शायद कोई ऐसा दूसरा मिसाल मिलेगी हमें जिसमें एक कोर्ट रूम के अंदर जज के सामने शूट आउट हो और जज के सामने गोली मारी जाए, और जज के सामने अगर गोगी और उसके साथी की बात करें तो 2 लोगों का कत्ल हो। तो शायद ये पहला मामला है देश के इतिहास में कि जब कोर्ट रूम के अंदर जज की मौजूदगी में बाकायदा सुनवाई के दौरान अंधाधुंध गोलियां चलें और उसके बाद इस तरह, तो अगर जज ही इस चीज के विटनेस हैं, एक गवाह हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि कोर्ट रूम में जो सुरक्षा और बाकी चीजों की हम बात कर रहे हैं उसके साथ कितनी जबरदस्त लापरवाही हुई है। निश्चित तौर पर, और हम अपने दर्शकों को विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये जितेंद्र उर्फ गोगी नामी गैंगस्टर था, इसके ऊपर इनाम था लगभग 6 लाख रुपए का। शम्स, ये कौन था जिसने गोली चलाई, वो कौन थे और इस शूटआउट की वजह क्या थी? पुलिस सूत्रों से आप लगातार संपर्क में हैं, क्या बता रहे हैं वो आपको? देखिए, गोगी और जो दूसरा ताजपुरिया की हम बात कर रहे हैं टिल्लू की, इत्तेफाक से दोनों दिल्ली के ही अलीपुर के रहने वाले हैं। दोनों ने ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज में दाखिला लिया, वहीं से ग्रेजुएशन करने के लिए। और इत्तेफाक से दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन होता है डूसू का, उसमें जो गोगी है उसने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था, और जो राइवल कैंडिडेट था वो था टिल्लू का, और यहीं से इनकी दुश्मनी की बुनियाद शुरू होती है। लड़ाई इतनी चलती है कि बाद में
गोगी को अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करना पड़ता है और टिल्लू का कैंडिडेट जीत जाता है। ये बात सदानंद कॉलेज की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। और उसके बाद कॉलेज से निकलने के बाद भी फिर इन दोनों की दुश्मनी जो है जारी रहती है। फिर धीरे धीरे दोनों क्राइम के इस पे रास्ते पे चल पड़ते हैं और अलग अलग गैंग बना लेते हैं और फिर इन दोनों के बीच में गैंग वॉर। तो कायदे से अगर इस गैंग वॉर की हम बुनियाद की बात करें तो कॉलेज इलेक्शन से इनकी दुश्मनी शुरू हुई। एक दूसरे को हमेशा इन्होंने कमजोर करने की कोशिश की और करीब करीब 20 ऐसे गैंग वॉर हुए। इन दोनों के बीच में गोलियां चली जिसमें 8 से 10 लोगों की मौत हुई। आखिरी जो है बुराड़ी में इन दोनों के बीच में शूट आउट हुआ था जिसमें 3 लोग मारे गए थे और हमेशा मौके की तलाश में थे, चाहे गोगी हो या फिर टिल्लू, कि एक दूसरे पे कब मौका मिले और वो हमला करें। हालांकि जो गोगी है वो लगातार अभी जेल में था। 2020 मार्च में पकड़ा गया था गुरुग्राम सेक्टर 83 से, स्पेशल सेल ने पकड़ा, लेकिन जेल के अंदर से भी उसका गैंग जो है वो काम कर रहा था, ऑपरेट कर रहा था, फोन के जरिए चल रहा था। और टिल्लू जो है वो लगातार उसको ये रैकी कर रहा था कि कब कब पेशी हो गया। और दूसरी एक और अहम जानकारी यहां पे आपको बताऊं कि जिस रोहिणी कोर्ट में आज 207 में पेश किया गया था वहां एनडीपीएस एक्ट के तहत पेश किया गया था, क्योंकि ये जो जज साहब सुनवाई कर रहे थे ये सिर्फ एनडीपीएस एक्ट वाले केस की सुनवाई करते हैं। तो एनडीपीएस एक्ट में आज पेशी थी और उसके लिए वहां लाया गया था। तो आप ये देखिए, ये जो कथित भूमाफिया इन लोगों को बताया जा रहा है, गैंगस्टर है, जमीन से उगाही करते हैं, एक्सटॉर्शन में शामिल है। और अगर एनडीपीएस की अदालत में पेशी थी तो इसका यह मतलब है कि ये नारकोटिक्स और ड्रग्स में भी डील कर रहे हैं। यह आपको दिखाता है कि कितना संवेदनशील यह मामला था जिसमें गिरफ्तारी हुई और कितना बड़ा इनका नेटवर्क है। शम्स, दिल्ली में आजकल अगर आप देखें पिछले 8-10 सालों में इस तरह के गैंग और इस गैंग के पनपने की एक और वजह है हरियाणा और आपके उधर जो अपना दिल्ली का बॉर्डर लगता है, ये गुरुग्राम की तरफ और उस तरफ सोनीपत और पानीपत की तरफ बहुत सारे ऐसे गैंग आए और इन गैंग में आपस में एक रिश्ता कनेक्शन अब हो रहा है। चाहे वो दिल्ली के गैंग हो या हरियाणा के गैंग हो या पंजाब के गैंग हो, इनके आपस में बीच में एक कड़ियां जुड़ रही। और यही वजह अभी हाल में कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा कि अपने ओलंपियन सुशील कुमार जिस तरीके से एक मर्डर के केस में इस वक्त अंदर है, उस सुशील कुमार का भी अलग अलग गैंग के साथ रिश्ता सामने आया था। और जिस काला जेठड़ी की हम लोग बात कर रहे हैं उस काला जेठड़ी के साथ भी कहीं ना कहीं तार न सिर्फ टिल्लू का बल्कि गोगी का भी जुड़ता है। और उसकी वजह यह है कि ये सारे गैंग जो है एक दूसरे की हेल्प लेते हैं अलग अलग, चाहे ज़मीन हड़पने में, चाहे फिर ड्रग्स का मामला हो, गैंग वॉर का मसला निपटाना हो, एक दूसरे को कमज़ोर करना हो गैंग को, इन चीज़ों के लिए। और इसीलिए पहले जो खासतौर पर ऑर्गेनाइज क्राइम के नाम पर दिल्ली में बहुत कम कुछ था, बाद में ऑर्गेनाइज क्राइम के नाम पर ऐसे कई गैंग पनपे, फले फूले। और सबसे जो अजीब बात है वो ये है कि ये गिरफ्तार भी होते हैं तो भी इनका गैंग टूटता नहीं है बल्कि जेल के अंदर से ऑपरेट करता है, सिर्फ एक मोबाइल के जरिए। और वही चीजें ये सारे जो गैंग है ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब जेल से उगाही इनकी चलती रहती है, जेल से फोन करते हैं, इनके आदमी जाके पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसे के बूते पर इस तरह के गैंग चलते हैं। यहां 2 प्रश्न बहुत अहम ये भी उठते हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी। दिल्ली पुलिस, अगर ये गैंग इतने अरसे से चल रहा है कि 2016 से 20 के बीच 10 इनकाउंटर भी हुए या 10 इनके आपस में गैंग वॉर भी हुआ, तो पुलिस इस गैंग की कमर तोड़ने में सफल क्यों नहीं हो पाई? देखिए 2 चीजें, एक तो जेल के अंदर मोबाइल, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ता है कि हम ये कहते हैं कि हर जेल में जैमर होता है। अभी एक आरटीआई के जरिए तिहाड़ जेल ने एक जानकारी दी कि उन्होंने जो जैमर लगाए हैं उसमें करीब 7.5-8 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन जैमर कहां पे काम कर रहा है उन्होंने कहा सिक्योरिटी रीजन से हम इसका जवाब नहीं दे सकते। सवाल यह कि अगर एक कैदी के पास जेल के अंदर मोबाइल आता है तो जेल में तो जैमर है, तो फिर वो बात क्या करेगा, उसके लिए मोबाइल यूजलेस है। लेकिन उसके बावजूद अगर मोबाइल वर्क कर रहा है, नेटवर्क पकड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जेल की मिली भगत है। वो अपनी सुविधा के हिसाब से जब जिस तरफ चाहें जैमर को हटा सकते हैं, उतनी देर आपको मौका देते हैं बात करने के लिए। और जेल से मोबाइल की बरामदगी ये कोई मतलब छुपी हुई चीज़ नहीं है, हर हफ्ते ऐसी खबर आती है। न सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि जब अगर जैमर है और हर जेल के लिए है कि जैमर होगा, उसके बावजूद मोबाइल की बरामदगी ये साफ साफ बताती है कि ये सारी चीज़ें मिली भगत है। और यही वजह है कि कैदी तो जेल में कैद है, लेकिन अगर मोबाइल पे वो एक्टिव है तो फिर वो अपने दुश्मनों को भी हड़काता है, वो अपने दुश्मनों से वसूली भी कर रहा है, अपना गैंग भी चला रहा है। इसका मतलब है कि उसका पूरा धंधा उसकी गिरफ्तारी से कहीं भी मंदा नहीं पड़ता, ना रुकता है, बल्कि वो वैसे ही कर रहा है जैसे एक आज़ाद होकर वो करता है। मोबाइल फोन जेल में और इनके पास हथियार। एक समय था जब दिल्ली पुलिस, और ये इस समय हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ये ऑपरेशन हुआ, इनकाउंटर हुआ और एक गैंगस्टर और 2 हमलावर, वकील के कपड़ों में आए थे दोनों हमलावर, वो मारे गए, गैंगस्टर मारा गया,
कैसे हुआ इनकाउंटर, एक वकील को, महिला वकील को गोली लगने की बात भी सामने आई। प्रश्न यहां यह भी उठता है कि आखिर गैंगस्टर्स के पास, हम आपको सुनवाते किस तरह से ये इनकाउंटर हुआ। आवाज मैं चाहूंगा मेरे ये आवाज सुनवाए आपको। यहां पर शम्स प्रश्न यह भी उठता है कि गैंगस्टर्स के पास इतनी आसानी से हथियार और गोलियां कहां से आ रही हैं। एक समय था जब दिल्ली पुलिस अंकुश लगाने में काफी हद तक सफल रही थी, लेकिन हाल में उस तरह की व्यवस्था नहीं लगती। देखिए यहां पे गौरव एक और चीज है, जिस तरह की खबर आ रही है वो ये है कि जब हियरिंग शुरू हो चुकी थी, यानी जज साहब चैम्बर में थे, अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके सामने वो इस कायदे से देखें तो वो विटनेस है अब इस मामले में, एक चश्मदीद है। मुझे लगता है कि इस मामले की जांच और कोर्ट की सुरक्षा को लेकर अब इसके बाद कुछ कड़े फैसले आने वाले दिनों में आप सुन सकते हैं। दूसरी बात, जो इसमें से एक मारा गया उसकी खबर यह भी आ रही है कि इसमें राहुल नाम का शख्स था, जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रखा हुआ था, जो टिल्लू गैंग का मेंबर है। तो अब लगभग ये क्लियर और साफ हो चुका है कि आज के शूटआउट के पीछे टिल्लू गैंग का हाथ है, क्योंकि उसका खास जो है वो राहुल 50,000 का इनामी बदमाश, वो इसमें मारा गया है। और अब बाकी जांच होगी आगे में क्या कुछ होना है। लेकिन ये एक लौता ऐसा केस हो गया हिंदुस्तान में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, जहां पे एक जज के सामने ये क्राइम हुआ, एक शूटआउट हुआ, 2 लोगों की जान गई, फिर क्रॉस फायर में बाकी 2 लोग मारे गए और खुद जज साहब इस पूरे इंसिडेंट के एक चश्मदीद बन गए। और हो सकता है जज साहब को अब एक आदेश देने की आवश्यकता भी होगी कि वकीलों की भी क्या फ्रिस्किंग होनी चाहिए, वकीलों की भी जांच होनी चाहिए जब वो अदालतों में घुस रहे हैं, क्योंकि अब तक वकीलों का इतना सम्मान है कि जब वो घुस रहे होते हैं उनकी फ्रिस्किंग नहीं होती। और ऐसा वकीलों ने खुद हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा को बताया कि जब अगर आप वकील के कपड़ों में हैं तो आपको वो सम्मान दिया जाता है, लेकिन इसी का फायदा गैंगस्टर्स ने उठाया। और आने वाले समय में अगर यही चलता रहा तो किसी दिन इसका फायदा आतंकी भी उठा सकते हैं। जिस तरह के नए हथियार आतंकियों के पास आ रहे हैं, ये भले ही इनके पास पिस्तौलें रही हो, आजकल तो स्नबनोज, असॉल्ट राइफल्स और ऑटोमेटिक वेपन्स आ रहे हैं, उससे तो बड़ा हादसा हो सकता है। शम्स, यहां पे बात सिर्फ ये नहीं है कि वकील की, गौरव अगर आप देखें पार्लियामेंट के अंदर जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दाखिल होते हैं, जो 2001 में हुआ उस इंसिडेंट के पार्लियामेंट अटैक के बाद से, तो वहाँ बाकायदा फ्रिस्किंग होती है, एमपी की गाड़ी की भी होती है, एमपी की भी तमाम चीज़ें सुरक्षा के उनको जांच से गुजरना पड़ता है। तो अगर इस तरह की सुरक्षा को हमें देखना है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि वहाँ पे एक पूरा इंतजाम हो जिसमें वकीलों की भी पूरी तलाशी हो, और चाहे वो वकील की यूनिफॉर्म में हो या फिर आम लोग में, उनको हर एक खास एक स्टैंडर्ड जो होगा सिक्योरिटी का पैमाना, उससे उनका गुजरना जरूरी है, वरना इस तरह के इंसिडेंट होंगे। और ये जरूरी है क्योंकि आज ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है, कोर्ट के अंदर कई बार ऐसे शूट आउट हुए, लेकिन हाँ आज अलग इसलिए हो गया कि भरी अदालत के अंदर बाकायदा कार्रवाई चल रही है, जज साहब सामने बैठे हुए और करीब 30 से 40 राउंड अगर गोली चलती है तो फिर यह सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दिल्ली पुलिस को इस प्रश्न का उत्तर देना भी होगा। अदालत की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या रीजनल पुलिस फोर्सेस को वहां लगाया जाता है? जैसे एक समय था जब आप और मैं कोर्ट कवर करते थे तो राजस्थान आर्म कांस्टेबलरी या आमतौर से सीआईएसएफ या कोई और फोर्स होती थी जो सुरक्षा का एक घेरा बनाती थी, दिल्ली पुलिस एक और घेरा बनाती थी, और दिल्ली आर्म्ड पुलिस जो थी वो अंडर ट्रायल्स को लेकर आती थी। क्या वही सिस्टम इस समय भी चल रहा है? बिल्कुल, इसमें अलग अलग कैटेगरी है। जैसे जेल से अगर कैदी को ला रहे हैं तो जेल की जो अपनी वैन है, जेल के जो अपने सिक्योरिटी स्टाफ है जिनकी जिम्मेदारी है, जेल से सिर्फ उनका काम इतना होता है कि जेल से कोर्ट तक पहुंचाना और फिर पेशी के बाद कोर्ट से वापस जेल में डालना। कोर्ट रूम की अपनी सिक्योरिटी होती है, वहां पे दिल्ली पुलिस के लोग होते हैं, और फिर उस पूरे प्रेमाइसेस की जो है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी अपनी होती है। जो लॉकअप रूम है, लॉकअप रूम की अलग सिक्योरिटी होती है। बात सिर्फ इतनी है कि जब आप कोर्ट रूम के अंदर किसी जज के कमरे में पहुंचते हैं तब वहां पर इस तरह की सुरक्षा थोड़ी सी कम होती है। और ये तस्वीरें आप देखिए, टिल्लू गैंग किस तरह से हथियारों के साथ तस्वीरें खिंचा रहा था, किस तरह से टिल्लू गैंग के लोग, टिल्लू ताजपुरिया गैंगस्टर, वो
इसी तरह अपना दबदबा बनाते हैं, रौब दिखाते हैं हथियारों के साथ। हिमांशु मिश्रा अदालत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जो 2 हमलावर वकील की वेशभूषा में आए थे, वकील के कपड़े पहनकर आए थे, उनके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? वकील जो आपके साथ है वो अदालत की सुरक्षा के बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, वो जो दोनों बदमाश थे, उनकी जो हमलावर थे, उनकी पहचान हो चुकी है। एक का नाम मॉरिस बताया जा रहा है, दूसरे का नाम राहुल बताया जा रहा है। और ये जो पहली कड़ी थी, ये पुलिस ने यहाँ पर अचीव कर लिया है। इसके बाद अब ये पता लग सकता है कि ये दोनों किसके गैंग से जुड़े हुए थे, क्योंकि इनकी पहचान के बाद अब पुलिस जो तमाम अपने मुखबिर हैं, इनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इनके जो फोटोग्राफ्स कुछ वायरल हो रहे हैं, उसको भी लेकर के पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। अब वो पता लगाने की ये कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से वो आए थे। और रही बात कोर्ट की सुरक्षा की, तो देखिए, ये जो एंट्री है, यहाँ से जो वकील जाते हैं, उनका कहना है कि चीजें लगी जरूर हैं, लेकिन वकीलों की उस तरीके से फ्रिस्किंग नहीं होती है जितनी सुरक्षा व्यवस्था आम लोगों के लिए की जाती है। लेकिन चूंकि कोरोना है, ज्यादातर जो केसेस हैं वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं, जो वर्चुअल कोर्ट चल रही है, लेकिन यहाँ पर पेशी कम ही लोगों की होती है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि गनीमत रही, वरना कोर्ट रूम में काफी संख्या में लोग मौजूद होते हैं। तो क्या सुरक्षा कैसी? आप लोग जब अंदर जाते हैं, आप वकील हैं, जब अंदर जाते हैं तो किस तरीके की फ्रिस्किंग होती है? देखिए, जब हम लोग अंदर जाते हैं तो वकील को एक तो वो ड्रेस पे, कोर्ट पे ही अंदर वैसे चेक किया नहीं जाता, क्योंकि कई ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि भाई इस तरह की चेकिंग ना की जाए वकीलों की। अच्छा, मतलब वकीलों की चेकिंग नहीं होती है? वकीलों की चेकिंग होती है, आई कार्ड नहीं देखा जाता, लेकिन ड्रेस कोड से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं वकील साहब है। ड्रेस कोड से ही, और शायद यही गलती पुलिस से भी हुई, क्योंकि वो दोनों ड्रेस जो था वो उन्होंने वकील का पहन रखा था, और जब वो अंदर की तरफ गए तो शायद उसका फायदा उन्हें गेट पर भी मिला। अगर कोई गाड़ी से होता है तो उसकी किस तरीके से जांच की? देखिए, गाड़ी में हम लोगों ने स्टिकर दे रखे हैं, बार एसोसिएशन ने हमारे को, और स्टिकर से चेक के पहचान हो जाती है वकील साहब की गाड़ी है, और उनको एंट्री दे दी जाती है। अगर उन गाड़ी में उनके अलावा कोई और बंदा होता है तो उससे पूछा जाता है कि ये आपका क्लाइंट है या साथ में आ रहा है, तो उनको परमिशन। मतलब पूरा चेकिंग नहीं की जाती कि गाड़ी खोल के, जिस तरीके से अगर आमतौर पे आप किसी मुख्यालय में चेक नहीं की जाती, कि बैक नहीं की जाती। तो देखिए, ये थोड़े बहुत जो लैप्सेस हैं वो यहाँ पर निकल करके सामने आ रहे हैं। दूसरी चीज, जो पुलिस सिक्योरिटी में लाई गई थी, जब इस तरीके की खबरें आ रही थी कि टिल्लू को लेकर के खतरा है, एक तो टिल्लू खुद ही खतरा, वो कभी भी पुलिस की कस्टडी से भाग सकता था, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जान को खतरा, क्योंकि जिस तरीके से टिल्लू ताजपुरिया की दुश्मनी थी जितेंद्र गोगी से, तो गोगी की सुरक्षा में क्या कुछ कमी रह गई, या फिर जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने सोचा भी नहीं था कि दिल्ली की कोर्ट में इस तरीके की वारदात को अंजाम देने के बारे में कोई सोचेगा। किस तरीके की मानसिकता के साथ राहुल और मॉरिस को यहाँ भेजा गया था, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल अगर इस तरीके की अगर हरकत करता है तो उसे अंदाजा हो सकता है कि जो पुलिस वहाँ मौजूद होगी वो किस तरीके की रिटेलिएशन कर सकती है, किस तरीके से वापस गोलियां चला सकती हैं। रहिए मेरे साथ हिमांशु। तंसीम हैदर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और तंसीम भी लगातार अपने सूत्रों से, दिल्ली पुलिस के सूत्रों से संपर्क में है। तंसीम, आप और जानकारी हमें क्या दे सकते हैं इस केस के बैकग्राउंड के बारे में, और अब जो पड़ताल हो रही है उसके बारे में? जी देखिए, बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो 2 गैंग हैं, जो अलीपुर दिल्ली का इलाका है, वहाँ के रहने वाले हैं। टिल्लू ताजपुरिया एक है, ये पहले दोस्त हुआ करते थे, जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया। लेकिन जब छात्र संघ के चुनाव को लेकर इन दोनों में राइवलरी शुरू हुई, गैंगवार शुरू हुई। इस गैंगवार में करीब 100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में। और हाल ही में गैंगवार हुई थी आउटर दिल्ली में, जिसमें भी जितेंद्र गोगी के लोगों ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये इन लोगों के रिटेलिएशन और एक दूसरे की गैंगवार में कत्ल होते रहे हैं। और ये जो लेकिन आज का कत्ल है, मैं बता दूं कि चूंकि ये कोर्ट रूम के अंदर का मसला है, इसलिए बेहद संगीन और संवेदनशील हो जाता है। चूंकि कोर्ट रूम के अंदर जैसे ही सुनवाई शुरू होने वाली थी, तभी
फायरिंग हो जाना और वकीलों की वेशभूषा में बदमाशों का अंदर घुस जाना, ये बेहद चौंकाने वाला है। तो जाहिर है कि अपने आप में ये बेहद चौंकाता है कि कोर्ट रूम में इस तरह से फायरिंग हुई। और ये जो दो गैंग हैं, अभी तिहाड़ जेल में करीब 4 अलग अलग बड़े गैंगस्टर हैं, जिसमें काला जठेड़ी, नीरज बवानिया, टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी, ये सारे के सारे तिहाड़ जेल में बंद थे। और एक तरफ जहां काला जठेड़ी है तो दूसरी तरफ टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी की रायबरेली। और इन्हीं गैंग वॉर का यह नतीजा है कि कोर्ट रूम में आज जितेंद्र गोगी को गोली मारी गई और 2 बदमाश मार गिराए गए। नहीं, ये तो यही दिखाता है शम्स की इन लोगों को पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं है, एक पैसे का पुलिस का डर नहीं है। जिस तरीके से गैंग, जब मैंने कहा कि तिहाड़ के अंदर हो या रोहिणी जेल में हो, जेल के अंदर हैं, लेकिन जेल के अंदर रहते हुए भी अगर ये गैंग चल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, अगर ये जो गोगी के साथ हुआ और टिल्लू ताजपुरिया के लोगों ने किया, तो जाहिर सी बात है कि इसके भी आदेश और इसका फरमान जेल के अंदर से आया। तो बात वही है कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की हम बात कोर्ट के अंदर कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत जेल की चारदीवारी से होती है। और जब तक जेल के अंदर से गैंग चलते रहेंगे, मुझे लगता है कि सुरक्षा पे इस तरीके के हमले होते रहेंगे। और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि पुलिस के लिए, अदालत के लिए न्यायालय का सम्मान और कानून का डर, क्या यह बेहद जरूरी नहीं है ताकि समाज सही तरीके से चल सके? इस बड़ी खबर पर नजर रहेगी लगातार। आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, यहां सुर्खियों के साथ होगी वापसी। देखते रहिए आज तक।